तो कैसे हैं आप सब लोग। आज एक और चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। द चैप्टर इज चैप्टर नंबर 12, क्लास 12 एनसीईआरटी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो जो पिछला वीडियो था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स के बारे में, उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो देखिए उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझिए पहले कि एप्लीकेशन से पहले आपको प्रिंसिपल्स आने चाहिए। अगर आप बैक्टीरियल सेल को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, उस चैप्टर में हमने क्या सीखा था कि बैक्टीरियल सेल को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, प्लांट सेल को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, एनिमल सेल को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, तभी उस नॉलेज को आप अप्लाई कर पाएंगे। सो पहली चीज तो ये बड़े ध्यान से समझिए कि अनलेस एंड अनटिल यू आर एब्सोल्युटली श्योर अबाउट द प्रिंसिपल्स, तब तक आप इसको कोशिश मत करिए पढ़ने की। एक बार उसको दोबारा देख लीजिए अगर आपसे छूटा हुआ है तो। सो जैसा मैंने आपसे कहा कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, दिस इज द टॉपिक दैट वी विल बी लुकिंग नाउ, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब हर बार की तरह हमें यह देखना है कि इसमें से क्वेश्चंस कितने आते हैं। सो द आंसर वुड बी 2 और 3। तो देखिए ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि बायोटेक्नोलॉजी जो यूनिट नंबर 9 है, इससे 5 क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट कॉमनली द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इज 5। सो 2 अगर मान लीजिए यहाँ से आए तो 3 प्रिंसिपल से आ जाते हैं। कई बार उल्टा हो जाता है, तो किससे 2 किससे आए, प्रिंसिपल से आए, तो 3 किससे आ गए, एप्लीकेशन से। हाँ, बीच में ये नंबर कई बारी 6-7 भी हुआ है। सो कम से कम 5 क्वेश्चन दोनों चैप्टर से आ सकते हैं और आप 5 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस मेरे से ज़्यादा समझते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि, और एक और चीज़ समझिए बड़े ध्यान से, ये जो चैप्टर्स हैं ये नेचुरल एक्सटेंशन है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का। सो अगर आपने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ी है तो एक क्लब कर सकते हैं आप इन दोनों चैप्टर्स को मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से। और अगर आप रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बाद में पहले बायोटेक्नोलॉजी पढ़ें तो उस चैप्टर में जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है खास तौर पे, वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वगैरह समझने के बाद में डीएनए प्रोफाइलिंग या आरएफएलपी की बात समझने की कोशिश करेंगे। सो मुझे उम्मीद है ये एक और जो नेचुरल इनके बीच में कोहेरेंस है वो आपको समझ में आया। तो देखिए हमेशा की तरह फिर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है, देखिए पहला तो जैसा हमने पिछले भी वीडियो में किया था कि हर एक पैराग्राफ में देख लेते हैं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो पहली चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो मुझे ये बताइए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के किसे कहते हैं, और क्या आप 2 साइंटिस्ट का नाम मैं बोलूँगा, उनका नाम आप जानते हैं। एक तो नॉर्मन बोरलॉग और दूसरा MS स्वामीनाथन। इन दोनों के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ क्या हैं, हाइब्रिड सीड्स किसे कहते हैं, पेस्टिसाइड्स के यूज़ का क्या रोल था, वाटर इरिगेशन सिस्टम्स किस तरह से कंट्रीब्यूट किया उन्होंने फूड ग्रेन्स का मल्टी टाइम्स इंक्रीज करना यील्ड को, और किस तरह से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल को हंगर से बचाया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन से। सो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पता होनी चाहिए। देखिए मैंने बहुत से पैरामीटर्स आपको बताए। मैंने कहा सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़, गेहूं कहाँ से आया, चावल कहाँ से आया, फिर मैंने आपसे पूछा कि हाइब्रिड सीड्स किसे कहते हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए। प्लांट इंट्रोडक्शन किसे कहते हैं ये भी देखिए। पेस्टिसाइड्स का क्या रोल था, पेस्टिसाइड्स के बारे में क्या कंट्रोवर्सी है, ये भी चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। तब आपको पता लगेगा कि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ है। और स्ट्रैटेजीज वाला जो चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी में, उसको ये पार्ट कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सो मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, और इसमें और ट्रांसजेनिक में कोई नुआंस है क्या, कोई हल्का फुल्का फर्क है, या ये फ्रीली इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। सो जैसा मैंने आपसे कहा कि मुझे बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए व्हाट इज अ जीएमओ एंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ ट्रांसजेनिक। क्या दोनों एक ही चीज है या कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है इनके बीच में, आपको प्रिसाइज ये बात पता है कि नहीं पता है। इसके अलावा यहां पर कुछ एप्लीकेशंस दी हुई हैं, यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस दी हुई हैं कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन से आप क्या क्या कर पाए हैं,
क्या क्या कर पाए हैं। तो इसका मतलब यहां पर मैं किस तरह का क्वेश्चन एंटिसिपेट कर रहा हूं कि वो आपसे पूछेंगे कि अभी तक जेनेटिक मॉडिफिकेशन से आप क्या नहीं कर पाए हैं। सो किसी ऐसी चीज से आपको आपसे पूछ लेंगे जो अब तक पॉसिबल नहीं हो पाई है क्रॉप इंप्रूवमेंट में से, फॉर एग्जांपल खास तौर पे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसीलिए क्या क्या हम कर पाए हैं यह जानना बहुत जरूरी है। यहां से समझने की कोशिश कीजिए बायो फोर्टिफिकेशन किसे कहते हैं, बायो रेमेडिएशन किसे कहते हैं। तो कुछ टर्म्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं, व्हाट एग्जैक्टली इज बायो फोर्टिफिकेशन। अब दूसरा मैंने कहा व्हाट एग्जैक्टली इज बायो रेमेडिएशन, और इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हमें इनमें किसी तरह की मदद कर रहे हैं। मुझे ये बताइए व्हाट एग्जैक्टली इज अ गोल्डन राइस। बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, गोल्डन राइस क्या है, वो किस लिए इंजीनियर्ड किया गया है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया गया है, करंट स्टेटस क्या है उसकी, उसको कोई खा भी रहा है कि अभी वो किताबों में ही है। तो ये भी चीज समझिए, क्या उसकी एक ही बार इंट्रोड्यूस किया था या उसका कोई सेकंड वेरिएंट भी आ चुका है। सो ये सारी चीजें जनरल नॉलेज की हैं। जब आपकी एनसीईआरटी किसी चीज को मेंशन करती है तो उसके आसपास आपकी नेचुरल क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि चलिए इसके बारे में कुछ और पता करें। दैट इज द साइन ऑफ अ गुड स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है यहां पर भी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर ये बीटी कॉटन। सो देखिए बीटी कॉटन में बीटी का मतलब क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज बैसिलस thuringiensis, और ये शब्द क्या है, बायो इंसेक्टिसाइड। बायो इंसेक्टिसाइड, मुझे आप ये बताइए कि केमिकल पेस्टिसाइड्स में देखिए जब भी आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। देखिए आसान काम नहीं है जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप पहली बार 12th में जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में कई बार ये क्वेश्चन आता होगा कि इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग से ठीक क्यों नहीं कर देते, हर एक बीमारी को क्यों नहीं हम जीन थेरेपी से ठीक कर लेते, क्यों नहीं हर एक ट्रेट हम बेटर कर देते। इट इज नॉट ईजी, इट इज नॉट ईजी, इट इज नॉट, इट इज, ये कोई इस तरह का हमारे हाथ में कोई मैजिक वैंड नहीं है जिसको हमने एक बार घुमाया और वो काम हो गया। सो इट इज नॉट ईजी, बिलीव मी। तो इसीलिए पहले कन्वेंशनल मेथड्स ट्राई किए जाते हैं, कन्वेंशनल मेथड्स फेल हो जाते हैं, तब उसके बाद में हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इसमें जेनेटिक मैनिपुलेशन किया जाए। सो ये नहीं है कि इट इज द गो टू द रिस्पॉन्स फॉर एवरी प्रॉब्लम दैट वी हैव। सो हमेशा हर जब आप जैसे बीटी कॉटन के बारे में पढ़ेंगे तो मुझे बताइए किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो केमिकल पेस्टिसाइड्स के यूज में प्रॉब्लम क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम विद द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, आर दे नॉट इफेक्टिव, What exactly is a pesticide treadmill? क्या प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर ये जो बैसिलस thuringiensis है ये किन के खिलाफ काम करता है, वो जो ऑर्डर लिखे हुए इंसेक्ट्स के वो आपको पता होने चाहिए। What are crygenes? What are crystalline proteins? प्रोटॉक्सिन है, क्यों बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचाते, और किस पीएच में इंसेक्ट के गट में एक्टिवेट हो जाते हैं, और स्पेसिफिकली उसकी म्यूकोजा में क्या डैमेज करते हैं। बिल्कुल स्पेसिफिकली, ऐसे नहीं कि उसकी म्यूकोजा को डैमेज कर देते हैं। मुझे पूरा एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए, इन्फ्लेमेशन करते हैं, कुछ गैप्स बन सकते हैं, लाइसिस कर सकते हैं, वट एवर इट इज। तो देखिए मैंने कितनी बड़ी बात आपसे अभी करी। मैंने आपसे कहा कि इस क्वेश्चन को हम इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाई करने से पहले ये सोचेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, केमिकल पेस्टिसाइड्स के यूज में प्रॉब्लम क्या होती है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये क्या मिल गया, बायो इंसेक्टिसाइड। इस बैक्टीरियम के बारे में पता कीजिए, इसकी शेप कैसी है, ग्राम नेगेटिव है कि ग्राम पॉजिटिव है, सॉइल में मिलता है या कहां मिलता है, ये सारी बात समझने की कोशिश कीजिए। फिर हमने कहा कि ये किस किस इंसेक्ट्स के खिलाफ काम करता है, ये पता करने की कोशिश कीजिए। क्या आप जानते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर बना सकता है, क्या इन स्पोर्स का कोई इस्तेमाल हो सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग से पहले। फिर हमने ये कहा कि ये प्रोटॉक्सिन्स क्या चीज है, ये कैसे एक्टिवेट होते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोजा से रिएक्ट करके क्या हार्म करते हैं, किस वजह से आप क्रॉप डैमेज को मिनिमाइज कर पाएंगे, और क्यों आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी पड़ी, क्यों आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी पड़ी। अब आप सोचेंगे कि मुझे जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी पड़ी, उसके लिए अगर आपने जीन पहुंचानी है ट्रांसजेनिक क्रॉप के अंदर, अगर आपने कॉटन प्लांट के अंदर कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंचाना है तो वो कौन सा वेक्टर है जो आप यूज करना चाहेंगे, कौन सा वेक्टर आप यूज करना चाहेंगे। क्या ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियंस की मदद से किया, इमीडिएटली आपको प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर से ये याद आ जाएगा कि प्लांट्स को ट्रांसफॉर्म करने के 3 तरीके मेरे पास थे, एग्रोबैक्टीरियम, जीन गन या प्लांट वायरसेस। तो कौन सा तरीका
तरीका आपने यूज़ किया, और फिर आपने ये देखना है कि कौन सी जीन किस पैथोजन के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। सो अगर अब आप बड़े ध्यान से देखें तो ये जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन लिखा है, देखिए यहाँ पर लेपिडोडेप्टेरन लिखा है, और देखिए टोबैको बड वॉर्म लिखा है, आर्मी वॉर्म लिखा है, कोलियोप्टेरेंस लिखा है, डिप्टेरेंस लिखा है। एक बार आपका रिवीजन ये भी होगा कि ये किस तरह के हैं। फिर ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की बात हो रही है। फिर देखिए मिड गट के एपिथेलियल सेल, तो देखिए बड़े स्पेसिफिक शब्द है, मिड गट के एपिथेलियल सेल। मिड गट आपको याद आएगा आर्थ्रोपोड में क्या काम करता है, याद करिए कॉकरोच का डायग्राम, मिड गट याद कीजिए, उसमें सेल स्वेलिंग, लाइसिस एंड इवेंचुअली कॉजेज द डेथ। सो वी आर नॉट बीटिंग अबाउट द बुश, वी नो exactly what are the pathogenic changes that are being brought about by these particular proteins, and then what exactly is the application। ये जो है cry1ac, cry2ab, cry1ab, ये डायरेक्ट आपके सामने फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। तो एक तो ये बात हो गई, यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि ये जो बीटी कॉटन है इसमें कितने सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके बाद में एक आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में आपकी एनसीईआरटी बात कर रही है, तो देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम ये चाह रहे हैं कि किसी पैथोजन का जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस ना करे, मतलब हम जीन को साइलेंस करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए टोबैको जो प्लांट आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है उसमें रूट नॉट डिजीज होती है और एक निमेटोड करता है जिसका नाम मिलोइडोगाइन इनकॉग्निटिया है, और बहुत डिवास्टेटिंग है। निमेटोड्स को फील्ड में हटाना आसान काम नहीं है, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब, ये भी याद रखिएगा। तो आसान काम नहीं है, तो निमेटोड के खिलाफ बड़ी आसानी से मतलब विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, बड़े अनयूजुअल मेथड्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि इस क्रॉप में आरएनए इंटरफेरेंस यूज करेंगे। आरएनए इंटरफेरेंस कहते कैसे हैं, किसे कहते हैं, आप इसमें करना क्या चाह रहे हैं? पैथोजन के मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट होने से पहले खत्म कर रहे हैं, और इसका मतलब उसकी जीन को साइलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हो सकते थे होस्ट के ऊपर। इस जीन साइलेंसिंग के लिए आपने इस्तेमाल क्या किया? क्या वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था, क्या वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था? ये आया कहां से, ये आया कहां से? सो मुझे बहुत सारी चीजें देखनी है। मुझे ये देखना है कि इसमें जो आरएनए था वो डबल स्ट्रैंडेड था कि सिंगल स्ट्रैंडेड था। मुझे ये शब्द समझ में आ गया कि मैं जीन को साइलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे ये समझ में आ गया कि माइक्रो आरएनए किसे कहते हैं, siRNA स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए किसे कहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, what is the role of an enzyme which is called as dicer, and do you know the name of two very important scientists which are Fire and Mello, जिनको ये नोबेल प्राइज मिला था। सो इतनी चीजें थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिए। फिर आप ये समझिए कि यहीं पर आपकी एनसीईआरटी मेंशन कर देती है ट्रांसपोजोन्स। सो ट्रांसपोजोन्स क्या है, रिट्रो ट्रांसपोजोन्स क्या है, कौन सा कट पेस्ट है, कौन सा कॉपी पेस्ट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आप कहाँ यूज कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आइडिया आपको पता होना चाहिए मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स के बारे में। और अब आपको ये समझ में आ गया कि आरएनए इंटरफेरेंस में आप इस मैसेंजर आरएनए को, पैथोजन के मैसेंजर आरएनए को साइटोप्लाज्म में किसी आरएनए की मदद से, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं आंसर नहीं दे रहा, आप उसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट नहीं होने दे रहे, और ट्रांसलेशन से पहले ही उसको खत्म कर रहे हैं और जीन को साइलेंस कर रहे हैं। दिस नोवल स्ट्रेटेजी जो आपकी एनसीईआरटी शब्द इस्तेमाल कर रही है वाज यूज्ड टू कंट्रोल मिलोइडोगाइन इनकॉग्निटिया इन टोबैको प्लांट्स। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। मुझे ये बताइए कि आप जानते हैं कि एंटीसेंस टेक्नोलॉजी और आरएनए इंटरफेरेंस एक ही शब्द है या इनमें कोई अंतर है? सो मुझे यहां पर आरएनए इंटरफेरेंस वर्सेस लेट अस से एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, क्या ये शब्द एक ही है या अलग अलग शब्द हैं, ये भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। फिर स्पेसिफिकली जब आपकी एनसीईआरटी देखिए यहां पर बहुत सारी बात कर रही है, आरएनए इंटरफेरेंस जो हमने सारी बात कर दी, फिर हमने यहां पर ये बात कर दिया, ट्रांसपोजोन्स की बात कर ली, ये सारा का सारा काम हमने कर दिया। हर एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में इट इज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, इसका मतलब आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, आपने इम्यूनिटी पढ़ी हुई है। अब आप ये देखिए कि इसके बाद में यहां पर फिर हमने स्पेसिफिकली ये देखा कि किस तरह से जीन थेरेपी को अप्लाई किया गया। जीन थेरेपी को जो अप्लाई किया गया वो ये किया कि हमने एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के थ्रू
जो डीएनए इंट्रोड्यूस किया टोबैको प्लांट में, जिसे हमने ट्रांसजेनिक बनाया, वो डीएनए इस तरह से इंट्रोड्यूस किया कि वो सेंस और एंटीसेंस दोनों आरएनए बनाए, और क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के, तो ये मिलकर के डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे, जिसकी मदद से आरएनए इंटरफेरेंस करी जा सकती है, और जो ये ट्रांसजेनिक टोबैको है ये मिलोइडोगाइन इनकॉग्निटिया के डेट्रीमेंटल इफेक्ट से बच जाएगा। सो ये दूसरी एप्लीकेशन है जो आपको आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, और इसके बारे में इतने स्फीयर में आपकी नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर आगे चलते हैं क्रॉप के बाद में, तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरा पेज हमने कर दिया, ये पूरा पेज हमने कर दिया। इसके बाद एप्लीकेशन इन मेडिसिन। सो व्हाट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन? सो मुझे बताइए इंसुलिन किस लिए इस्तेमाल होता है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग की फिर मैं आपसे पूछूंगा जरूरत क्यों पड़ी। पोर्साइन और बोवाइन इंसुलिन में क्या प्रॉब्लम थी? So you could get insulin from the animals. उसमें प्रॉब्लम क्या थी? Why did you require to make a purified human insulin? This why is very important. ये बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पता होनी चाहिए। इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी पूछ रही है कि इंसुलिन को ओरली क्यों नहीं दिया जाता। क्या आपको इसका भी आंसर आता है कि नहीं आता है? फिर प्रॉब्लम क्या है इसको बनाने में? What exactly is a प्रोहार्मोन? कितनी पेप्टाइड चेन्स होती हैं? फाइनल जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, इंसुलिन का, उसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, किस पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने अमीनो एसिड है, और दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में किस बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं। और क्या आप फ्रेड सेंगर का नाम भी जानते हैं कि नहीं? इसके बारे में प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम क्या आ रही थी? जबकि स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा था कि आप इंट्रोड्यूस कीजिए जीन को ई कोलाई के प्लास्मिड में और बनवा लीजिए, क्योंकि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी? ये जो प्रो हार्मोन क्या चीज़ है, ये चीज़ मैं आपको एक बार फिर याद दिला रहा हूँ, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया? द नेम ऑफ द फार्मास्यूटिकल फर्म, एली लिली कंपनी ने क्या किया? आर्टिफिशियल सिंथेसिस क्यों इस्तेमाल किया? आर्टिफिशियल सिंथेसिस क्यों इस्तेमाल किया? क्या अलग अलग बैक्टीरियल कॉलोनीज से केवल वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनवाई जो हमें जरूरत है, और बाद में उन्हें डाइसल्फाइड लिंकेज से जोड़ दिया? सो ये आपको बहुत ध्यान से समझना है कि एग्जैक्टली जरूरत क्यों थी, और एग्जैक्टली किया क्या, और प्रॉब्लम क्या आ रही थी। और इसके बाद मुझे बताइए, जब प्यूरिफाइड ह्यूमन इंसुलिन बन जाएगा तो क्या आप जानते हैं कि इसमें हाइपोग्लाइसीमिया की इंसिडेंस ज़्यादा होती है, और इसीलिए अगर हम किसी को प्यूरिफाइड ह्यूमन इंसुलिन लगाने को कहते हैं तो आपने कॉमनली नोट किया होगा इस तरह के डायबिटिक्स को ये एडवाइस की जाती है कि वो पहले खाना अपनी टेबल पर रख लें, खाने की थाली रख लें पूरा खाना भरने के बाद में, और तब इंसुलिन का इंजेक्शन लगाएं, क्योंकि इसमें चांसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा होती है। फिर एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर पूछ रहा हूं कि अगर आपको पता है कि ई कोलाई का जो प्लास्मिड है उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन इस्तेमाल करेंगे इंसर्शनली इनएक्टिवेट करने के लिए, या ट्रिप्टोफैन सिंथेस की करेंगे? सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई एम लीविंग विद यू। सो ये क्वेश्चन भी सोचिए कि आप ई कोलाई का प्लास्मिड जो आपने यूज किया है उसमें किस जीन को इंसर्शनली इनएक्टिवेट करते हैं, आर्टिफिशियल वो जो जीन्स आपने सिंथेसाइज की हैं उसकी मदद से। सो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आ जाएंगे। ये वो पेप्टाइड चेन्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। जो फाइनल एप्लीकेशन है वो जीन थेरेपी है। सो जीन थेरेपी किस तरह की डिजीजेज में की जाती है? क्या हर एक तरह की डिजीज इज एमेनेबल टू जीन थेरेपी, या कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही आप जीन थेरेपी कर सकते हैं? जीन थेरेपी कहते किसे हैं? जीन थेरेपी में आपका एम क्या है, आप करना क्या चाह रहे हैं? और फिर जैसा मैंने आपसे कहा, फिर ये समझिए क्या हर तरह की डिजीज में आप जीन थेरेपी कर सकते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक तरह की जेनेटिक डिजीजेस भी कुछ स्पेसिफिक तरह की होंगी जिसमें कि सेल्स विल बी एमेनेबल टू जीन थेरेपी। पहली तो क्वेश्चन ये हो गया आपके पास में। फिर हम स्पेसिफिकली आएंगे सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी पे। सो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी के कुछ केसेस के लिए आप जीन थेरेपी करते हैं। देखिए बड़े ध्यान से मैंने क्या कहा। सो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी के सर्टेन एक कैटेगरी है जिस पर्टिकुलर केसेस के लिए आप जीन थेरेपी करते हैं, और ये है एडीए डेफिशिएंसी। एडीए की फुल फॉर्म क्या है? इस एंजाइम का स्पेसिफिक रोल क्या है? क्यों एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी परमानेंट क्योर नहीं हो सकती? बोन मैरो ट्रांसप्लांट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्यों आप किसी भी बच्चे को जर्म फ्री एनवायरनमेंट में प्रैक्टिकली रेज नहीं कर सकते? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, इंटरनेट पे जाइए, डेविड द बबल बॉय, इसके बारे में पढ़िए।
डेविड द बबल बॉय इसके बारे में पढ़िए ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज क्या होती है, बहुत सारी टर्म्स ले रहा हूं मैं, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज क्या होती है। फिर ये पढ़िए कि डेविड को क्या ट्रीटमेंट दिया गया एंड व्हाई डिड ही डाई, क्यों मर गया वो कौन सा वायरस था जिसकी वजह से उसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर कैंसर डेवलप हो गया, व्हाट वाज दैट। सो ये थोड़ी सी चीज पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो मैंने अब की बार फिर कुछ ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश की है। मैं सारे SCID के लिए ट्रीटमेंट नहीं कर रहा हूं जीन थेरेपी, उसके एक सबसेट के लिए कर रहा हूं। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि जर्म फ्री एनवायरनमेंट में रेज कर सकते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं, बोन मैरो कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी और लॉन्ग टर्म क्योर के हिसाब से इनमें क्या क्या प्रॉब्लम है ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपने इसमें जीन को डिलीवर करने के लिए क्या यूज किया, 2 रिट्रोवायरस यूज किए, एक को हेल्पर वायरस कहते हैं, उसका काम क्या था। So you have used a retrovirus, you have taken complementary ADA gene, complementary DNA किसे कहते हैं with a small c, किस तरह से ये जीन पहुंचाई गई। और परमानेंट क्योर के लिए फिर आपकी एनसीईआरटी लास्ट में ये क्यों कह रही है कि पेरिफेरल लिम्फोसाइट्स में करने से ये काम नहीं चलेगा, पेरिफेरल लिम्फोसाइट्स में क्यों नहीं काम चलेगा, और अगर आपको परमानेंट क्योर चाहिए तो जीन आइसोलेट मैरो सेल से आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा सेल्स में एक अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एंड देन इट कुड बी अ परमानेंट क्योर। एंड प्लीज ट्राई टू रिमेंबर द नेम ऑफ असांथी हु वाज एट दैट टाइम अ 4-year-old गर्ल, शी वॉज अ श्रीलंकन इमिग्रेंट टू US, जिसमें सबसे पहले जीन थेरेपी ट्रायल किया गया। एक और बात मुझे समझनी है कि कुछ केसेस में जीन थेरेपी जिनको दी गई उनमें ल्यूकीमिया क्यों हो गया, और करंट स्टेटस क्या है इन जीन थेरेपी ट्रायल्स का। आगे एडिनो एसोसिएटेड वायरस क्या कोई प्रॉमिस दिखा रहा है, क्या हम कुछ जीन थेरेपी ट्रायल्स इस वायरस की वजह से कर पाएंगे, एडिनो एसोसिएटेड वायरस की मदद से कर पाएंगे फ्यूचर में, ऐसी होप क्यों है, क्या खास बात है इस वायरस में। सो देखिए फिर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस एप्लीकेशन के बारे में करा दिए। तो ये जो चारों एप्लीकेशन है आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। अब आप देखिए जो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बीटी कॉटन, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन और जीन थेरेपी, ये 4 चीजें दी हुई है। इसको आपने पूरी तरह से घेर दिया। अब आपने इसमें जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं सारे समझ लिए। उसके बाद में एक आता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, PCR हम पहले कर चुके हैं, यहां पर एलाइजा किस प्रिंसिपल पर बेस करता है। तो मुझे बताइए कि व्हाट इज अ सैंडविच एलाइजा, व्हाट इज अ कैप्चर एंटीबॉडी। एलाइजा आपको पता है बहुत सारे वेल्स में किया जाता है। एलाइजा की प्लेट देखिए, आप अभी इंटरनेट पे जाकर के एलाइजा लिखिए और एलाइजा प्लेट की फोटो देखिए, उसमें देखिए 96 के करीब वेल्स होते हैं। और आप जानते हैं कि कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ वेल्स में अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो इसको स्टैंडर्ड माना जाता है, एक नॉर्मल रखा जाता है कि केवल इतने से ज़्यादा में आएगा तब हम कहेंगे कि एलाइजा पॉजिटिव है। और एलाइजा में आप डिटेक्ट क्या कर रहे हैं, एंटीजन डिटेक्ट कर रहे हैं, एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हैं। क्यों कहते हैं कई बारी कि स्ट्रांगली पॉजिटिव, कई बारी कहते हैं वीकली पॉजिटिव, तो इसका मतलब हम क्वांटिटेटिव टाइप की चीज भी कर रहे हैं। क्यों एलाइजा एक बहुत बढ़िया स्क्रीनिंग टेस्ट है, और एक अच्छे स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसको एलाइजा पूरा करता है। और एलाइजा में कुछ एंजाइम्स जैसे अल्कलाइन फॉस्फेटेस क्या क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज द क्रिटिकल रोल प्लेड बाय एन एंजाइम लाइक अल्कलाइन फॉस्फेटेस इन एलाइजा। यू हैव ऑलरेडी सीन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो यहां पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यहां पर एलाइजा। बीच में मुझे बताइए कि प्रोब किसे कहते हैं, ये हमने पिछले वाले चैप्टर में भी किया था। एक बार फिर रिवाइज कीजिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्रोब, और इस प्रोब की मदद से आप क्या करना चाह रहे हैं। सो जीन प्रोब क्या होता है, मतलब सिर्फ देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ प्रोब्स। मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहा हूं कि प्रोब क्या है, रेडियो एक्टिवली उसको टैग कर सकते हैं और उसकी एप्लीकेशन क्या होगी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में एलाइजा, PCR और जीन प्रोब्स और ऑटो रेडियोग्राफी, ये 3 चीजें आपके पास क्वेश्चन बन गए जो कि पहले, दूसरे, तीसरे पैराग्राफ में आपके सामने एक्सप्लेन्ड है। इसके बाद में ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सो बहुत से बच्चों से मैं देखता हूं उनको ये पहले 2 पॉइंट्स के बारे में बिल्कुल क्लियर आइडिया नहीं होता।
उनको ये पहले 2 पॉइंट्स के बारे में क्लियर आइडिया नहीं होता, उनकी कहानी शुरू होती है यहाँ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स से, क्योंकि फिर यहाँ पर वो रोजी वगैरह नाम आना शुरू हो जाता है एंड देन दे फील कंफर्टेबल। सो मैं कह रहा हूँ कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, इन दोनों के बारे में पढ़िए। क्या बताना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है आपकी एनसीईआरटी? हाउ वुड यू यूज ट्रांसजेनिक एनिमल्स टू स्टडी द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? हाउ वुड यू अंडरस्टैंड द पैथोलॉजी? डिजीज मॉडल कैसे बना सकते हैं? किस तरह से आप मॉडिफाइंग कैरेक्टर्स दे करके, मॉडिफाइंग एनवायरनमेंट क्रिएट करके जीन की फंक्शनिंग को चेंज करके ये समझ सकते हैं कि इसकी पैथोजेनेसिस को ऑल्टर किया जा सकता है। आप डिजीज के ट्रीटमेंट को टेस्ट कर सकते हैं, आप केमिकल टेस्टिंग कर सकते हैं, आगे लिखा है आपकी एनसीईआरटी में ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर। तो यहां पर मुझे पूरे तौर पे पता होना चाहिए फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट एंड डिजीज। ये मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे विच इज द नॉर्मल फंक्शनिंग, फिर आप पैथोलॉजी पढ़ेंगे विच इज एबनॉर्मल फंक्शनिंग, एंड देन यू विल स्टडी द मेडिसिन। तब आप देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। सो एक नेचुरल फ्लो है नॉलेज का, इसी तरह से आपको समझ में आना चाहिए। फिर दिस वुड बी योर फेवरेट टॉपिक, ये पार्ट आपका फेवरेट होगा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। आपको खूब अच्छी तरह से पता है रोजी काउ क्या है, ट्रेसी शीप क्या है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्यों इस्तेमाल होती है, और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप जरूर कर भी लेंगे। इसमें कोई भी मुझे प्रॉब्लम वाली बात नहीं नजर आ रही है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा सूडोमोनास पुटिडा के बारे में भी याद रखिए कि सूडोमोनास पुटिडा क्या है, कुछ और चीजें बता रहा हूं। एक्वा साल्मन फिश क्या है, थोड़ा सा ये चीज भी और ध्यान रखिएगा। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहा हूं। फ्लेवर सेवर क्या चीज है, ये टोमेटो किस लिए बनाया गया था, अब नहीं खाता कोई भी इसकी सब्जी, कोई नहीं खाता इसकी सब्जी। तो अब आप देखिए, जाके देखिए इसका करंट स्टेटस क्या है। फ्लेवर सेवर किस तरह से ये शेल्फ लाइफ को क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी से आप हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाते हैं, ग्लायोफोसेट। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, एनसीईआरटी में है चाहे नहीं है। सो फिर मैं कह रहा हूं हर्बिसाइड रेजिस्टेंस ये कहां से आप लेकर के आए, और ग्लायोफोसेट मुझे एक क्वेश्चन याद आया, जरूर तैयार कीजिएगा, चाहे एनसीईआरटी में हो चाहे ना हो। और इससे क्या एडवांटेज होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो बड़े ध्यान से मेरी बात समझते जाइए। जो मैं हरमन द बुल क्या चीज है, हरमन द बुल क्या था, ये क्या है, क्या इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, क्यों मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स माइस हैं। ज़्यादातर आप जानते हैं अब आप मुझे एक बात बताइए कि मान लीजिए मैं सोमैटोट्रोपिन, अगर बोवाइन सोमैटोट्रोपिन की जीन इंक्रीज करता हूं तो मैं किसी तरह से क्या लार्ज माउस बना सकता हूं? थोड़ा सा इस बारे में पढ़िए कि ये किस तरह का माउस था। सो इसी तरह से आप अगर मान लीजिए नॉकआउट करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को, तो एक शब्द याद रखिएगा, नॉकआउट क्या किया गया। किसी माउस में आप नॉकआउट भी कर सकते हैं कुछ जीन को, इसका मतलब क्या है। जाइंट माउस कैसे बना सकते हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन की वजह से ज्यादा साइज में ग्रो कर जाए। सो ये सब चीजें हिस्टोरिकल है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। आनंद मोहन चक्रवर्ती का नाम याद कीजिए कि ये क्या करता है। और इसी तरह से क्या फ्रॉस्टिंग कंडीशन में कुछ आप बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं, क्या ऑयल स्पिल्स में कोई आप बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं, क्या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप को इंप्रूव करने के लिए पॉसिबल है। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। इनको आप थोड़ा एनसीईआरटी के साथ साथ तैयार कीजिए, क्योंकि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। और इसके अलावा फिर वैक्सीन सेफ्टी, मान लीजिए पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी हम किस पर करते हैं, माइस पर। क्या पहले किसी और चीज पर करते थे? ह्यूमन ट्रायल क्यों नहीं करना चाहिए डायरेक्टली? और किस तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल्स इसमें मदद कर रहे हैं। फिर केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, और उसके बाद में थोड़ा सा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, क्या फ्यूचर में कभी जीनो ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल हो पाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल्स की मदद से। सो ये सारी की सारी चीजें। फिर उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, ELSI, एथिकल लीगल सोशल इश्यूज, LC कहते हैं इसको। क्या प्रॉब्लम हो सकती है डिजाइनर ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए। इट कैन बी अ डबल एज स्वॉर्ड, नुकसान भी हो सकता है। दे कैन बी पुट टू नेफेरियस मीन्स एज वेल। व्हाट इज द नीड ऑफ GEAC? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GEAC? व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द नीड ऑफ GEAC? एंड देन a very very important thing about biopiracy, ये क्या है। नीम के बारे में पढ़िए, हल्दी के बारे में पढ़िए, और राइस के, बासमती के बारे में पूरा
try to go to the internet and try to read some very important stories about it, how India was able to actually fight these multinational giants and got the orders in her favor. किस तरह से विजिलेंट होने की जरूरत है, कि क्यों पेटेंट जो है आपको कराना आना चाहिए. Why do you need to teach the farmer doesn't have a high level of education but must be aware of these intellectual property rights. क्यों इसकी जरूरत है, क्यों एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, ये चीज बड़े ध्यान से समझिएगा. सो ये बायोपायरेसी, एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको समझ में आ गई. और उसके बाद में फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में मैंने आपसे ये कहा कि इट इज एन एक्साइटिंग थिंग. इट हैज ओपन्ड अ न्यू वर्ल्ड टू द साइंस. और इसीलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा, अगर आप, जो मैंने बहुत सारे बीच में कुछ और चीजें बताई जो एनसीईआरटी में नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो इट विल ऐड टू योर नॉलेज एंड इट विल गिव यू अ better perspective of today's world. Thank you so much. Thank you for your time. प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए.